बका से मेरी शादी हो रही थी, कदम ज़मीन पर ना टिकते थे। नख़वत भरी तो पहले ही थी, अच्छी किस्मत ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब कदम ज़मीन पर ना टिकते थे कि जिसे चाहा वही मेरा शरीक ज़िंदगी हो गया। ये खूब तकदीर थी, मगर मैं समझती थी कि दानिया मेरे डिम कदम से है। गर्दन में तनाव अमीर बाप की वजह से था। हर किसी से इक्र कर बात करना, नौकरों को झिड़क देना, न जाने लोग इस रवैया पर मुझे क्या कहते होंगे। मैंने लेकिन कभी उनके एहसासात की परवाह न की। मेरे सामने मेरी खुशियों के अंबार थे। मुझे लोगों के साथ राह और सम रखने या उनकी परवाह करने की क्या ज़रूरत थी। घर में दौलत की कमी ना थी। मैं एक कुशादा बंगले में रहती थी। कार में घूमती, अच्छे से अच्छा खाती, अच्छे से अच्छा पहनती, मगर चंद दिनों से तबीयत आदास रहने लगी थी। ये पहला मौका था कि मेरी तबीयत खुद ब खुद आदास हो गई थी। बका मेरा माना तकते और हैरान होते कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है जो लबों पर खामोशी की मह लगी है और चेहरा मुरझाया रहता है। कस्में देकर पूछते कि क्या उनकी तरफ से कोताही हुई है। मुझे खुद खबर न थी क्यों आदास ने घेर लिया है। उनको क्या बताती, वो अब मेरे लिए खुसूसी वक्त निकालने लगे, घुमाते फिराते, सैरें कराते, नया जेवर बनवा कर दिया, शॉपिंग कराने ले जाते। बालाखर वो थक गए, मगर मेरे चेहरे पर खुशी के गुलाब न खिल सके। वो मेरे लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगे थे। बोले, तुमको किसी माहिर नफ्सियात के पास लिए चलता हूँ। इस पर मारा मान गई। उनसे कहा, आप मुझे ज़हनी मरीज समझते हैं। मैं दिमागी तौर पर बीमार नहीं हूँ। ऐसे मौत इंसानों पर आते ही रहते हैं। इसकी वजह ज़रूरी तो नहीं कि दिमाग का खलल हो। बाज़ दफ़ा इंसान की छठी हिस्स आने वाले दिनों में किसी मुश्किल या मुसीबत की पेशगोई साबित होती, तभी पहले से इंसान अफसरदा रहने लगता है। मीर छोटी बातों पर वो हंस पड़े। कहने लगे, बड़ी फिलासफर हो गई हो, सूफी तो नहीं बन गई, या तुम्हारी राह मुस्तकबिल में भी सफ़र करने लगी है। खुदा की बंदी, ये सब तुम्हारे जहन की इख्तिरा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस मौत को भगाने की कुछ तदबीर करते हैं। फिर उनको खुशी का माहौल बनाने की एक नई तरकीब सूझी। बोले, इस बार हम शादी की सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी की सालगिरह करीब थी, बस उन्होंने वाकई ऐसा एहतमाम किया कि लोग दंग रह गए। सारे घर में कुमकुमे लगवाए और जगह हुआ, रक्स की महफिल सजाई। वो वैसी ही थी जैसी शादी पर की गई थी। इस दिन बका की फरमाइश पर मैं दालहुन की तरह सजी हुई थी। अजीज, दोस्त, रिश्तेदार सभी मदऊ थे और पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया था। ख़ास बात रक्स और मौसीकी की महफिल थी। बिल्कुल यूं ही लग रहा था जैसे शादी हो रही हो। रात के खाने के बाद गाने का प्रोग्राम रखा गया था। गायिका दरमियान में बैठी हुई थी और हाल में मेहमान चारों तरफ सोफों और कुर्सियों पर विराजमान थे। कुछ शौकीन मिजाज कालीन पर ही जिमकर बैठ गए और सभी हमातन गोश हो गए। हारमोनियम और दीगर आलात मौसीकी के साथ अपना फ़न पेश करने वाली एक अलिफादेर उम्र की औरत थी और दो लड़कियां थीं जो इस औरत को आपा कह रही थी। लड़कियां काफ़ी खूबसूरत थीं। एक की उम्र 19 और दासरी की 17 बरस होगी। उनको गाना तो बराए नाम आता था, मगर रक़्स में माहिर थी। पहले बड़ी लड़की ने गाना सनाया, फिर छोटी ने गज़ल गाई। इसके बाद कुछ मेहमानों की तरफ से रक़्स की फरमाइश होने लगी। गोरी गोरी हुसैन दोशीज़ाएँ अलिफा पर से ज़र्क बर्क लिबास, ये क्लासिकी रक़्स और लोकनाच की माहिर थी। जब बड़ी रक़्स करते पसीना पसीना हो गई तो उसकी जगह छोटी ने संभाल ली। वो महफिल से निकलकर दरमियानी शीशे के स्लाइडिंग डोर को थोड़ा सा खोलकर इस तरफ आ गई जिधर ख्वातीन बैठी हुई थी और शीशे की दीवार से अलिफादेर रक़्स देख सकती थी। मैंने इसे आते देखा तो मेहमान ख्वातीन के दरमियान से अलिफाटे कर दरवाजे पर पहुंची और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पानी मंगवा दीजिए, मगर ठंडा ना हो। वहाँ खिदमतगार ठंडा पानी दे रहे हैं और मैं ठंडा नहीं लेती। मेरा गला फौरन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मंगवाती हूँ। मैंने खादमा को इशारा किया। सादा पानी ले, अलिफ मद्दा छोटिया हमजावाओ और उनको दो। वो किचन की तरफ चली गई। लड़की ख्वातीन वाले हाल कमरे में आने की बजाय कॉरिडोर में ठहर गई। मैं वहाँ ही राखी थी ताकि खादमा आ जाए तो मैं वापस ख्वातीन की तरफ जाऊं। इस दौरान लड़की ने सवाल किया,
क्या आप साहिब खाना की बेगम हैं? हाँ, इसके अलावा कोई और तो नजर नहीं आ रही हूँ। वो झिंप गई मगर फितरत से बातूनी थी। झट दासरा सवाल पूछ लिया। आपके शौहर क्या करते हैं? मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें इससे किया? तुम बस अपने काम से काम रखो। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। अब बारा मान गई। इतने में खादमा पानी ले आई। वो गटागट पी गई। इसके बावजूद इसके माथे पर पसीना आ रहा था। इसको तवक्को न थी कि घर की मालिका इतनी बदमिजाज होगी। वो झुंझलाती हुई चली गई। मैं समझ गई कि मेरे पुरगुरूर लहजे से इसके दिल को ठेस लगी है। इसके बाद मैंने गिलास की दीवार से देखा कि तमाम वक्त उसकी निगाहें साहिब खाना पर ही रहीं और उस पर नोटों की बरसात होती रही, लेकिन वो ख़ास इल्तिफ़ात मेरे बका हासिल से ही बरत रही थी। आंखों ही आंखों में न जाने कौन से बरक़ी पैगामात हो रहे थे कि बका का चेहरा भी उसकी निगाहों के इल्तिफ़ात से गुलनार हुआ जाता था। सोचा, भरी महफिल में एक रक्कासा के इल्तिफ़ात से उनके चेहरे पर ऐसा रद्द-ए-अमल हो रहा है, और इस नाचने वाली ने तो साहिब खाना को इल्तिफ़ात भरी नज़रों से ताकना ही है, क्योंकि इनसे ढेर सारे पैसे जो बटोरने हैं। गुमान भी न था कि मुझको खुश करने के लिए इतने एहतमाम से सजाई गई इस रात में मेरी ज़िंदगी की बाजी भी पलट सकती है। रात ख़त्म हुई, महफिल भी ख़त्म हो गई, बात मगर ख़त्म न हुई। बका अब अक्सर देर से घर आने लगे। मैं पूछती तो कहते कारोबारी मसरूफियत की वजह से देर हो जाती है, फाइलें देखनी होती हैं, तभी देर तक ऑफिस में रखना पड़ता है। तुम हर वक्त मत पूछा करो। अलिफाजन होती है, कभी कभार कारोबारी मसरूफियत हो ही जाती है ना, लेकिन वो बीवी जो अपने शौहर की इस कदर चाहती हो, क्यों ना पूछे। जबकि शौहर की तवज्जो और इल्तिफात में भी कमी आने लगे और वो अक्सर रातों को देर से घर आना शुरू कर दे। अब उनकी गैर हाजिरियां बढ़ने लगीं और मेरा दिल मुट्ठी में रहने लगा। अब तो ये रात रात भर ना आते, मैं परेशान होती कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जो उन्हें मेरी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं। ये मुझे खुश करने चले थे और ख़ुद अपनी खुफिया खुशियों के ताक़ुब में लग गए। बीवी की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। उनके क़राइन बता रहे थे कि ये सही राह नहीं जा रहे हैं। अक्सर रात को लड़खड़ाते हुए आते, हालांकि पहले भी ऐसी पार्टियों में शिरकत करते थे कि जहां पैग चलते थे, मगर ये मेरे मना करने पर उन लवाजमात से परहेज़ कर लेते थे। आखिर बात खुल गई। उनके दोस्त की बीवी ने बताया कि तुम्हारे मियाँ एक गायिका पर फरेफ्ता हो गए हैं और ये वही गल नायाब है जिसको अपनी शादी की सालगिरह में खुशी दोबाला करने को बुलवाया था। रात को इसी के पास जाते हैं। ये रिपोर्ट इस खातून को इसके मियाँ ने दी थी, जो मेरे मियाँ के सब राजों से वाकिफ थे। इसने ये भी कहा, अपने मियाँ को थामो, ये वहाँ खूब दौलत लुटाते हैं। मैंने बका से पूछा, वो आनाकानी करने लगे। इन पर तो पूरा भरोसा था कि मेरे सवा किसी को नहीं चाह सकते, मगर फिक्र दो बातों की थी। एक तो उनकी रातों की गैर हाजिरी मुझे बेचैन करती थी, और दासरे दौलत लुटाने वाली बात। अगर वाकई वो गाना ही सुहाने जाते हैं तो फिर ये बड़े खसारे वाली बात थी कि अपनी दौलत एक रक्कासा पर लुटाएं। मैंने पहले हल्का और फिर तगड़ा एहतजाज किया। वो मान कर ना दिए, कहते थे कि तुमको गलत फहमी है कि मैं गाना सुहाने और रक़्स देखने जाता हूँ। मैं कारोबारी मसरूफियत में खप रहा हूँ, बिजनेस को घाटे से बचाना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? मैं लाख भोली सही, मगर इतना तो जान गई कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। रातों को देर से आना और कभी गायब हो जाना, ये चीज़ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अभी पहले 2 रातें गायब थे, बहाना के बिजनेस के सिलसिले में सफ़र पर था, और अब फिर एक रात गायब। घर आए तो मैं खूब लड़ी कि कहाँ से आ रहे हो। कपड़ों से मोतिया की महक और होंठ पान की लाली से सजे हुए थे। पहले तो कभी पान न खाते थे। बोले, कहीं से भी आया हूँ। तुम कौन होती हो रोज़ रोज़ हिसाब लेने वाली? तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। उन्होंने पहले कभी इस तरह मुखातिब ना किया था। मैंने सख्त तौहीन महसूस की और बिफर गई। रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो भी चिल्लाने लगे कि चाप हो जाओ, जिस बात का इल्म नहीं इस पर शक बंद कर दो और अब जाकर सो जाओ। मुझे भी सोने दो। कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं भाग सकती, खा वो बीवी क्यों ना हो। तुम कब तक मुझ पर जाल डालोगी? ऐसा ना हो हमारा रिश्ता टूट जाए। मैं आखिरी बार कहता हो नूना कि मुझको कुछ मत कहो। मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे बस अपना ही रहने दो।
मुझको उनकी बातों से और गुस्सा आया, नफरत महसूस होने लगी। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारी ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमको आतोरा पर आना होगा और फिर मुझको छोड़ना होगा। वो बोले, कितनी रात गए, झगड़ा मत बढ़ो, ये तुम्हारे हक में बेहतर ना होगा। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह बात करेंगे। मुझको मगर आराम कहा। मेरा तो रावा रावा तौहीन के एहसास से जल रहा था। मैंने कहा, आखिर वो है कौन चुड़ैल जिसने तुमको अपना दीवाना बना रखा है और मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से छीन ली है? आज तो मैं पूछ कर रहूंगी। बका ने बहुत मिन्नत की कि बस अब जिद मत करो, कल बात कर लेंगे, मगर मैं रही और किस्म अलिफाटेनी पर मुसलसल इसरार करती रही तो वो जिच आकर बोले, झूठी किस्म अलिफाटेनी से तो बेहतर है कि तुमको सच बता दूं, मैं गुलनायाब का गाना सुहाने जाता हूँ। गुलनायाब का नाम सुहान कर में सुहान हो गई कि ये तो वही है जो हमारे घर शादी की सालगिरह में आई थी और जिससे मैंने सीधे माना बात ना की थी। इसका हुसैन मुखड़ा और जहरीली आंखें मेरी निगाहों में फिर गई। मेरे एक ही जुमले ने इसके दिल पर कारी जख्म लगाया था। इसने वहीं खड़े खड़े ये अहद किया होगा कि इस औरत की निस्वानियत को अपने हासुम और नौखेज़ जवानी के जादा से शिकस्त दीनी है और उसने बका का दिल अपनी रना अदाओ है और दिलुबाइयों से जीत लिया। मैं तमाम रात रोती और आंसू बहाती रही और बका गहरी नींद सोते रहे। सुबह हुई, वो अभी सो रहे थे कि मैं मैके चली आई। मेरा ख्याल था कि जब बेदार होंगे तो बेहद परेशान होंगे, पछताएंगे और मेरे पीछे चले आएंगे। यकीन था कि मेरे बगैर नहीं रह सकते। पशेमान होकर मेरे वालिदैन के पास पहुंचेंगे और मुझको मिना कर ले जाएंगे। मुझे एक बालाखाने की हसीना के हासुन की ताकत का अंदाज़ा न था। मैं तो उनके वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी और वो मुझसे दावर बहुत दावर होते जा रहे थे। मेरे आने के बाद वो पूरी तरह इस रक्कासा के सिहर में डूब गए। गुल नायाब की माँ को बहुत सी दौलत और कोठी देकर नायाब को ख़रीद लिया और एक बकाऊ लड़की को मेरी ख्वाबगाह की मालिक बना दिया। मैं मैके में राउठी बैठी, इसके मनाने और लूट आने का इंतज़ार ही करती रह गई। कितने बरस बीत गए, उम्र डिबे पाँव निकल गई और मैं अपने बका को हासिल करने का ख्वाब आंखों में सजाकर मैके की दहलीज पर मुंजमद थी। काश औरत को कोई बालाखाने की जीनत ना बनाए, कोई इसे खुद को फ़रोख्त करने पर मजबूर ना करे। रक़्स व मौसीकी फ़न है तो फ़न ही रहे, ये भी बकाओ माल की तरह कोठों पर ना बके, वरना मेरी तरह जाने कितनी सुहागनें अपने शोहरों और कितनी ही बचुई अपने बापों के चेहरे देखने को तरसते रह जाएंगे। हम औरतें मर्द पर कितना एतबार कर लेती हैं, जब एतबार टूटता है ऐसी तकलीफ़ होती है कि औरत का घर ही नहीं दिल भी वीरान हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें।